तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था, जब हम हिस्ट्री का एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें हमने बोला था आपको कि नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट का एक बनाएंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसमें 3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो अगर बोलेंगे तो 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सेक्टर्स, जो सेकेंड चैप्टर्स है, और दूसरा जो चैप्टर है आपका मनी क्रेडिट। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आपका क्वेश्चन एकदम भरा हुआ रहेगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लेकिन होता है ना कि हर चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हर चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है कि डेवलपमेंट, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट। तो देखिए, डेवलपमेंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि डेवलपमेंट बस इतना ही आपको जानना है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मतलब तरक्की। डेवलपमेंट जैसे हम आम भाषा में अगर आपको समझाएं कि जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल जगह पे काम करते थे, एक वहाँ पे मान लीजिए मेरी सैलरी थी अप्रॉक्स 10,000 रुपया। ठीक है, मैंने थोड़ा मेहनत किया, ठीक है, आगे और पढ़ाई की, तो आगे हमको जॉब में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मेरी अच्छी जगह जॉब लग गई, तो उसमें मेरी सैलरी मान लीजिए हो गई 30,000। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। पहले जो 10,000 में अपना घर चलाते थे, बड़े मुश्किल से चलाते थे, बड़े मुश्किल से अपनी बेसिक नीड्स को किसी तरह फुलफ़िल कर पाते थे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रहती थी उसी को हम कर पाते थे। बहुत सारी जो मेरी अपनी कुछ जो विश होती थी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। लेकिन जब 30,000 मेरी सैलरी हो गई तो अब तो बेसिक नीड्स तो मेरा आराम से पूरा हो ही रहा है, और जो मेरी अदर जो नीड्स है, और जैसे कुछ थोड़ा लग्जरियस लाइफ हो गया, जैसे थोड़ा घर में एक अच्छा सा AC लगा लिए, हाँ, कुछ मान लेते हैं बीच में कार ले लिए छोटा मोटा, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके का डेवलपमेंट हो गया। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के इसमें डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, उसका देख उसी तरह नेशंस का भी अपना डेवलपमेंट होता है कि भाई हम लोग जब आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था एकदम, और हम लोग वहाँ से करते करते आज हम लोग कहाँ है, आज हम लोग एम्स है, ITs है, आज हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बन गए हैं। तो एक क्या हो गया, हमारे अंदर भी अभी क्या है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हुआ है यानी हमारे देश में। तो ये डेवलपमेंट है। अब देखिए होता क्या है कि डेवलपमेंट जो है डिफ़र करता है, डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन वो क्या करता है, डिफ़र करता है। सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही नहीं, बल्कि नेशनल वाइज भी वो क्या करता है, डिफ़र करता है। नेशनल वाइज भी वो क्या करता है, डिफ़र करता है। अब हर लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, एक जैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पता है, जैसे कि लैंडलेस लेबर है, उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए है कि भाई उनको एक बेटर वर्क मिले, अच्छा वेजेस मिले, ठीक है, वो उनके बच्चे को गुड क्वालिटी एजुकेशन हो। उसी तरीके से मान लेते हैं कि फार्मर्स है जो कि रेन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि भाई ये जो रेन के ऊपर मेरे डिपेंडेंसी वो थोड़ा कम हो जाए, तो इरिगेशन फैसिलिटी अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। उसी तरह जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको वो क्या सोचेंगे, भाई उनको जॉब्स मिले, इंडस्ट्री आए, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आए तो उनको जॉब्स मिले। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए क्या है, अलग अलग डेवलपमेंट है। उसी तरह से सबका गोल्स भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि व्हाट मे बी, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, may not be development for other, and it may even be destructive for other, और आपको बोलेगा कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप इसमें क्या बताओगे, तो आप इसमें बताओगे कि डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इन देयर इनकम और इन देयर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स
तो ये हो गया। उसके बाद आप ये एक्सप्लेन करना है कि भाई डेवलपमेंट गोल्स हर लोगों के लिए क्या है, अलग अलग है। जैसे आप एग्जांपल से बता सकते हो कि फॉर लैंडलेस पीपल डेवलपमेंट मीन्स दैट मोर एंड डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस शुड बी गिवन टू देम, क्वालिटी एजुकेशन शुड बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन। उसी तरह फॉर द फार्मर्स हु डिपेंड्स ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो फॉर देम डेवलपमेंट इज दैट इरिगेशन फैसिलिटीज शुड बी सप्लाइड। हाँ, उसके बाद ये भी आप बता सकते हैं कि फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ डेवलपमेंट इज they should get proper jobs, industries should be there in their areas, should be set up in their areas and they should be given proper jobs। तो ये बता सकते हो। एंड उसके बाद आप ये बताओगे कि डेवलपमेंट और मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर ऑल्सो, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इसके लिए आप क्या एग्जाम्पल में आप बताओगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आप एग्जाम्पल इसमें बता सकते हो कि जैसे कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि भाई गवर्नमेंट को रेलवेज ट्रैक बिछानी है या गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो ज़मीन की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट सोचे कि जो जंगल है उसको काट देते हैं और यहाँ पे रेलवेज़ का ट्रैक भी बिछा देंगे, इंडस्ट्री भी आ जाएगी और कुछ रोड्स भी डेवलपमेंट कर देंगे। या गवर्नमेंट सोचे कि हम डैम्स बना देंगे, तो भाई वो डेवलपमेंट तो है लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए तो बहुत डेवलपमेंट है कि रोड आ जाएगा, डैम्स बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बन आ सकता है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकता है। उसके बाद जो है रोड्स बन जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स का परचेज ईजी हो जाएगा, गुड्स को सेल करने में मार्केट में ईजी हो जाएगा। तो उनके लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन ये ट्राइबल पीपल के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्राइबल पीपल के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भाई इनके लिए तो इनका सारा घर फॉरेस्ट है। तो इनको अगर आप रिमूव कर दीजिएगा उनके घर से, तो फिर ये लोग कहाँ चले जाएंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, वेयर दे विल लिव। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी ये फॉरेस्ट कटे, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है कि डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है। देखिए स्टार्टिंग में हमने सोचे कि भाई डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है मेनली इनकम पे, कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम अगर अच्छा है तो वो डेवलपमेंट कराएंगे, और किसी का अगर इनकम कम है तो लेस डेवलप कराएंगे। लेकिन क्या सिर्फ इनकम पे ही हम ये बता सकते हैं कि डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट इसका नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकम के अलावा बिसाइड्स इनकम बहुत सारी अदर फैक्टर्स है जिस पे डेवलपमेंट डिफ़र कर सकता है। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट कि जहाँ हम जॉब करें वहाँ पे हमको इक्वल ट्रीटमेंट हो। उसके बाद फ्रीडम हो, फिर जॉब सिक्योरिटी हो, फिर आप बता सकते हो कि रेस्पेक्ट फॉर अदर्स हो, ये हो। ठीक है, तो ये भी एक अदर इंपॉर्टेंट गोल्स होने चाहिए। तो जैसे आपसे पूछेगा कि बिसाइड्स इनकम व्हाट आर द अदर फैक्टर ऑन विच द डेवलपमेंट डिपेंड्स, तो आप ये आंसर्स बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो सिर्फ मनी सिर्फ इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, इट्स नॉट ओनली। आप ये भी लिख सकते हो कि मनी इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। ठीक है, तो सिर्फ मनी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी लाइफ क्या हो सकती है, डिपेंड हो सकती है। लेकिन जैसे कि गुड लाइफ, प्रॉपर ट्रीटमेंट, हाँ, तो लेकिन इसको हम लोग जनरली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को। लेकिन ये मनी के अलावा भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे बताएंगे कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे बताएंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि लेस डेवलप्ड है। नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये कैसे बताएंगे। तो अब जैसे नेशनल डेवलपमेंट, जैसे पर्सन का हम लोग कंपेयर क्या किए, इनकम से किए। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक देश में रहते हैं, तो जैसे इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट डिफ़र करता है, वैसे तरह से कंट्री का भी डेवलपमेंट क्या करता है, डिफ़र करता है। अब सवाल उठा कि कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो अगेन हम लोग स्टार्टिंग में क्या सोचे कि एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो होता है क्या, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, जिसको आप लोग बोलते हो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम।
ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो इसमें बताइएगा कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये चीज़ हो गया। तो अब सवाल उठा कि ठीक है कैसे कंपेयर करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेगा, हो सकता है मेरा एनसीईआरटी मान लीजिए पहले का होगा, तो हो सकता है डेटा थोड़ा पहले का होगा, लेकिन आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपना एक एस्टिमेट दिया कि जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है, यानी एवरेज इनकम जो है $2500 या उससे कम होगा, तो वो देश क्या कहलाएगा, लो इनकम कंट्री कहलाएगा, लो इनकम कंट्रीज कहलाएगा। और जिस भी देश का, ठीक है, उससे मान लीजिए 2500 या उससे ज़्यादा होगा, तो वो किस में आ जाएंगे कि मिडिल कंट्री, मतलब मिडिल क्लास कंट्रीज़ में आ जाएंगे। जैसे इंडिया अगर देखेंगे, इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर 2019 में पर कैपिटा इनकम देखें तो वह अप्रॉक्सीमेटली $6700 पर एनम है, ठीक है। तो इसलिए ये लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ याद है कि जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $49,300 या उससे अबव होगा, तो वो डेवलप कंट्रीज़ में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, या रिच कंट्रीज़ में आएंगे वो, ठीक है, रिच कंट्रीज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखिए, इससे भी कभी कुछ शॉर्ट में आपसे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई एक कंट्री के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि डेवलप्ड है कि लेस डेवलप्ड है। तो पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड करते थे। तो इनकम में जैसे हम देखें कि अपने देश का कि बहुत सारे स्टेट्स जैसे हरियाणा, केरला, बिहार, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है ज़्यादा था केरला से, हाँ, तो उस हिसाब से भाई हरियाणा डेवलप्ड कंट्री हो गया, सॉरी डेवलप्ड स्टेट हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है तो कि सिर्फ इनकम पे ही सिर्फ हम कंपेयर कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया है जिस पे हम डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। वो अदर क्राइटेरिया क्या है, तो अदर क्राइटेरिया बिसाइड्स इनकम, अदर क्राइटेरिया बिसाइड्स इनकम, तो इस चीज़ को हमको ओके। तो अदर क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया। तो अदर क्राइटेरिया में क्या क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में शॉर्ट में कि क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो बताइएगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन। ये ज़रूर लिखिएगा, आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट ईयर, आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न। ये अगर नहीं लिखेगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, इन दैट ईयर। तो 1000 में हम लोग कंपेयर करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा चीज़ क्या क्या है भाई, और इसके अलावा क्या क्या है, तो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई लिटरेसी रेट क्या है, तो कि इसमें बोलिएगा कि द नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ literate population in the 7 and above age group, 7 and above age group, ठीक है। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या बोलिए कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें एज जरूर याद रखें, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंड करते हैं, अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप, ऑफ सेम
एज ग्रुप, ये ज़रूर लिखिएगा सेम एज ग्रुप में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये अदर फैक्टर, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें अगर आप देखते हो अपने बुक में तो इसमें देखिएगा कि केरला जो है ज़्यादा है, ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है, क्योंकि इसका लिटरेसी रेट भी हाई है। इनफैक्ट अच्छा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि कम, पूछ देगा। तो इसमें आप बताइए कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिस भी स्टेट का कम होगा वही स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड होगी, क्योंकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी स्टेट का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है तो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो इंडिकेट दैट दैट स्टेट इज हैविंग good health facilities in because of which very less number of children die in a particular year out of 1000। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसमें हमने बता दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर से बन सकता है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि ये क्वेश्चन, your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार ये पूछा है और बोल देगा कि जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो आप क्या बोलिएगा, तो आप ये बोलिएगा कि इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज, ठीक है, बिकॉज मनी, विथ मनी वी कैन बाय ऑल द मटेरियल गुड्स, बट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, हम लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं बाय कर सकते। उसके अलावा आप क्या बोलिएगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम बाय नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है हम वी कैन नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़, ये हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें और भी आप जैसे बता सकते हो कि मनी हेल्प अस टू लीव अ गुड लाइफ, हाँ, मनी हेल्प अस टू बाय आवर बेसिक नीड्स, मनी हेल्प अस टू बाय चिल्ड्रन टू स्टडी, and money help us to buy all the important health facilities, but with the help of money we cannot buy all those things like pollution free environment, freedom also we cannot buy, then we cannot buy the rights that we have while doing the job, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें से जो है हम मनी से ये सब चीज़ बाय नहीं कर सकते, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नाउ देखिए एक और टॉपिक इस चैप्टर का रह गया था इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन आता है, आपको पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसका इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसका इंडिकेटर, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का इंडिकेटर क्या है। पहले तो ये एमसीक्यू में बहुत बार ये पूछता है कि ये इसको पब्लिश कौन करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा ये पब्लिश होता है, इसको एकदम याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है। और इसका इंडिकेटर्स क्या क्या है कि कैसे हम इसका क्या क्या इंडिकेटर्स है, तो इंडिकेटर्स में आपका एक क्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा, इंडिकेटर्स में आपका क्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा, आपका क्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। दूसरा आपका वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगा। तीसरा आपका स्कूलिंग ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आ जाएगा, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो बोल सकते हैं, हाँ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। ये तो जैसे कि ये हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, आपको पता है कि कितने एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ है ना, जब किसी पर्सन का बर्थ होता है तो एवरेज लाइफ उनका एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ कितना है, ठीक है। उसी तरह पर कैपिटा इनकम, तो अलग अलग कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसको हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो किस में कंपेयर करते हैं, और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किस में करते हैं, तो डॉलर्स में करते हैं, ठीक है, ताकि ईजिली वो कंपेयर हो जाए। तो ये चीज़ हो गया, तो ये एक टॉपिक हो गया ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बहुत बारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन जो है बार बार इससे पूछा है कि व्हाट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले आप याद रखिए कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको पता होगा जनरली कि 3 सेक्टर्स ऑफ मोस्टली क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है। कौन कौन है भाई, मोस्टली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। एक तो आपका है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, उसके बारे में हम जानें कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हैव बीन अंडरटेकन बाय यूजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके जो हम गुड्स बनाते हैं या बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उस वो डेट ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स द प्राइमरी सेक्टर। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, कॉटन, कॉटन जो हम ग्रो करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जब कॉटन को हम ग्रो करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ सकता है आपको पता होगा, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद आपका फिशिंग आता है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट्री आता है, माइनिंग आता है, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी मेक रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसको सेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है कि वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसके बारे में जानिए। तो ये क्या भाई कि जब कोई इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स, जो भी बोलिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कन्वर्जन। तो इंटरमीडिएट गुड्स को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेल्प के द्वारा जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में, वो आता है आपका वो एक्टिविटीज़ किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में जनरली क्या आ जाएगा आपका, इंडस्ट्री आता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज़ आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को क्या होता है, क्या सर्विस सेक्टर या इसको टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। तो ये जो सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, किसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो किस में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में। और ये जनरली जो है हेल्प करता है फॉर द डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो है आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, वेयर हाउस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा आ सकता है इसमें, वेयर हाउस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका इसमें आ गया। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताइए कि हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछता है कि हाउ सर्विस प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर interdependence on each other, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस, इसमें बहुत बार ये पूछा रही है, इस बार भी ऐसा नहीं कि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें आप विद एग्जाम्पल बताइएगा कि सबसे पहले बताइए कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो सर्विस और सेकेंडरी पे कैसे डिपेंड करता है, ये आप बताइए। जैसे कि एग्जांपल है जैसे कॉटन, अब कॉटन हमने प्रोड्यूस तो कर लिया,
अब प्रोड्यूस कर लिया तो कॉटन को फाइनल गुड्स को बनाने में कौन मदद करेगा? कॉटन को जब हम कन्वर्ट करेंगे कपड़े में तो कौन मदद करेगा भाई? इंडस्ट्री मदद करेगा। और ठीक है, तो इसलिए यानी प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड हो गए? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि बिना सेकेंडरी सेक्टर के लाभ, बिना सेकेंडरी सेक्टर के हेल्प के वो जो कॉटन है वो कपड़े में कन्वर्ट तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हो गया। दूसरा ये सर्विस सेक्टर पे कैसे डिपेंड है? तो भाई कॉटन को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए किसका सबसे ज़्यादा यूज़ है? तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ है। अब उस मान लीजिए हम कपड़ा बना लिए तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? तो वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। फिर उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री कौन सा गुड्स प्रोवाइड करे? क्या वो बिना रॉ मटेरियल्स के हेल्प के गुड्स प्रोवाइड कर सकता है, बना सकता है गुड्स प्रोड्यूस? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ होगी। तो सेकेंडरी सेक्टर किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पे। और सर्विस सेक्टर पे तो है ही है कि मान लीजिए अब सेकेंडरी सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है, तो अब उसको गुड्स बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा उस कहाँ से लेगा? बैंक। तो बैंक भी किस में आता है आपका? सर्विस सेक्टर में आता है। तो इस तरीके से वो सर्विस सेक्टर पे भी डिपेंड हो गया सेकेंडरी सेक्टर। उसी तरीके से जो आपका सर्विस सेक्टर है वो दोनों पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे भी, सेकेंडरी सेक्टर पे भी, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर क्या कहते हैं? दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, कैसे हम काउंट करते हैं? तो याद रखिएगा कि जब हम बहुत सारे सेक्टर, जब हम कम मतलब तीनों सेक्टर को, जब देश का हम जीडीपी निकालते हैं, देश का जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में क्या आता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द थ्री सेक्टर विद इन द कंट्री। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल थ्री सेक्टर विदिन द कंट्री, विदिन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर वो तीनों सेक्टर के द्वारा जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उस पूरे का टोटल क्या आ जाता है? जीडीपी। तो अब ये तीनों सेक्टर का हम टोटल कैसे निकालेंगे? क्या सबका इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट करेंगे, एडअप करेंगे, या फाइनल गुड्स का? तो याद रखिएगा कि हम हमेशा तीनों सेक्टर का फाइनल गुड्स, कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स लेंगे। तीनों ही सेक्टर का हम लोग फाइनल गुड्स लेंगे। इसको आप एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा? तो आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मान लीजिए वीट है, आपके बुक में एग्जाम्पल है कि जैसे जो वीट है वो फार्मर्स उस वीट को क्या किया? बनाया, और उस वीट को क्या किया? फ्लोर मिल में भेज दिया 20 पर केजी में। ठीक है, अब ये जो 20 पर केजी में है वो फार्मर्स का प्रॉफिट सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ये चीज़ हो गया। अब मिल वाला उसको क्या करेगा? ग्राइंड करेगा, ग्राइंड करके फिर वो बिस्किट कंपनी को बेचेगा, मान लीजिए 25 रुपये में। अब 5 रुपये तो अपना मान लीजिए 2 रुपया ग्राइंडिंग में उसका लगा और 2-3 रुपये अपना प्रॉफिट में दिया, तो भाई 25। अब वो 25 में जितना भी इनकम है 20 रुपीज़, वो सब उसमें क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। तो ये चीज़ हो गया कि हम अब 25 में तो उसका सारा कुछ इंक्लूडेड है, जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट, प्रॉफिट, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर अब वो क्या किया? अब वो बिस्किट कंपनी जो है फ्लोर और बाकी शुगर सब ऐड किया, उसमें खूब सारे बिस्किट बनाया और फिर वो मार्केट में बेचा। अब मार्केट में बेचेगा तो भाई उसको बनाने में तो बहुत सारा कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, वो कॉस्ट है, इंडस्ट्री है वो। अब उसके बाद वो जो है कंज्यूमर को बेचा, मान लेते हैं कि 30 रुपीज़ पर पैकेट मान लीजिए, या 40 रुपीज़ पर पैकेट वो बेचा। ठीक है, या चलिए 60 मान लेते हैं। तो भाई 25 उसका कॉस्ट हो गया, और उसको मतलब जो उसको खरीदा उसको बनाने में मान लीजिए 15-20 रुपये लगा, तो मान लीजिए 45 रुपीज़, और 15 रुपये वो अपना प्रॉफिट ऐड अप किया, तो 60 रुपीज़। तो ये इसका ये फाइनल गुड्स हो गया 60 रुपीज़। तो इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, फाइनल गुड्स हम लोग लेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो है फाइनल गुड्स को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग सिस्टम। डबल काउंटिंग सिस्टम या एरर ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका फाइनल गुड्स लेते हैं। इस चीज़ को आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि एक्सप्लेन द shift in the three sector in इंडियन इकोनॉमी, कि कैसे इंडियन इकोनॉमी में तीनों हम लोग जो है शिफ्ट देखें,
पूरा हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हुआ, ठीक है, इकोनॉमी। तो इसमें बताइए कि स्टार्टिंग में हम लोग मोस्टली किस पे फोकस किए। तो स्टार्टिंग में हम लोग मोस्टली किस पे फोकस किए, तो कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा हम लोग फोकस किए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग डेवलप किए, ठीक है। उसके बाद जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटा मतलब सॉरी आपका एग्रीकल्चर पे फोकस किए, ठीक है। उसके बाद उसमें एग्रीकल्चर पे क्रॉप्स बहुत सारे ग्रो किए, उसको बेचे। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके गुड्स हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो मोस्टली देखिएगा कि इस सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद बहुत समय तक हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थोड़ा शिफ्ट किए, थोड़ा हम लोग फोकस किए इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज एक्सपैंड किए, तो थोड़ा सा हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट किए। लेकिन हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, स्टिल अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। तो स्टिल अभी हम लोग क्या है मतलब जो है प्राइमरी सेक्टर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। तो हमने फिर थोड़ा टाइम के बाद हमने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर और को तो फोकस किए साथ साथ प्राइमरी सेक्टर को भी हम लोग एक साथ लेके चले और उसमें डेवलपमेंट किया। फिर हम लोग ने देखा कि धीरे धीरे करके अब हम लोग शिफ्ट किस पे कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टर्शरी सेक्टर पे हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं या सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं और सर्विस सेक्टर का जो एक तरीके ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रहा है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपका ये क्वेश्चन इसमें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इससे ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द राइजिंग ग्रोथ ऑफ या राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्या बताइए कि टर्शरी सेक्टर कैसे बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। तो कैसे आंसर लिखना है वो भी हम आप लोगों को साथ साथ बता रहे हैं कि कैसे टर्शरी सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करिएगा, क्या एक्सप्लेन करिए, तो इसको रीज़न वाइज, ये लॉन्ग में ही आएगा 5 मार्क्स में, तो आप इसको पॉइंट्स में लिखें कि फर्स्टली इन एनी कंट्री मोस्टली द कंट्री डिपेंड्स ऑन द बेसिक सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाँ। तो वी ओनली बिकॉज कंट्रीज बेसिक development depends on these important facilities. So for this we started providing good health facilities, so hospitals started building. For education we started building good schools, then telegraph services started. For controlling या for administration police station is needed, judiciary courts are needed, हाँ, municipal corporation, defense. So these are the some of the important basic facilities for which a countries depends, ठीक है। अगर ये सब बेसिक फैक्टर नहीं है तो फिर वो कंट्री में रहना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक सर्विसेज है जिसके बिना कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो एक ये फैक्टर हो गया। ये सब किस में आ जाएगी, सब टर्शरी सेक्टर में। दूसरा कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर सर्विस, कि भाई मान लीजिए अगर किसी फार्मर्स को आज ज़्यादा उसको ग्रो करना है, उसको इरिगेशन फैसिलिटी लगाना है, उसको जो है प्लांट्स को ग्रो करना है, उसको फर्टिलाइजर सब यूज़ करना है, तो उसके लिए उसको लोन चाहिए। तो बैंक्स जो लोन देगा, तो बैंक कौन सा सेक्टर आ गया आपका, टर्शरी सेक्टर में आ गया। ट्रेड, स्टोरेज, ये सब किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में आ गया। तो इसलिए बता सकते कि भाई कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के इम्प्रूव डेवलपमेंट के लिए आपका सर्विस सेक्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अब जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो है और ज़्यादा सर्विस डिमांड कर रहे हैं, हाँ। जैसे शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लोग अब पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, अब पैसा बढ़ गया है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका हो गया ट्रेनिंग, ये सब जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। फोर्थ रीज़न हम बता सकते हैं कि अभी के डेट में सबसे ज़्यादा जो ग्रो हुआ वो कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कि अभी हम घर बैठे जो है आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी आराम से अपना घर पे बैठ करके सुन रहे हो। तो कोविड के समय तो और भी ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था। तो हमने देखा कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो किसका हुआ था, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। तो इस तरीके से वी सॉ दैट टर्शरी सेक्टर हैव emerge a lot and it became a very important sector to India। और इसका कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देखोगे जीडीपी में तो टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी भी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कि अभी भी बहुत सारे लोग को किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो आप याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर में। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे अभी एम्प्लॉयड है, तो प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है।
ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा। इससे एक तरीके का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और भी जैसे इससे रिलेटेड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है कि भाई कि बताइए कि हम लोग क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि ज़रा बताइए हमको कि व्हाट यू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। एक शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखिएगा कि हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है, लेकिन वो लग रहे हैं कि एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड नहीं है। एक्चुअली में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं जिसका उसमें उतना रोल नहीं है फिर भी वो लग रहा है एम्प्लॉयड हैं, अगर उनको हम हटा भी दें जॉब से तो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर जो सेक्टर है या एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आइडल होते हैं, जिनको लग रहा है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, प्रोडक्शन में करीब कुछ ही लोगों का रोल है। तो ये सिचुएशन क्या होता है, तो ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो अपने पोटेंशियल से कम वर्क करें, जितना को काम करने चाहिए तो एक्चुअली में वो कर ही नहीं रहे हैं, और एक्चुअली में काम कम लोग कर पा रहे हैं। तो वो हिडन है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। और वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में हमारे लैक्स ऑफ ऐसे फार्मर्स हैं जो इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब जैसे कि देखिए ऑर्गेनाइज, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरा बताइए आप हमको कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जहाँ पे मोस्टली उसको कंट्रोल कौन करते हैं, तो उसको कंट्रोल जो है विच आर कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल या एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपका किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, जो हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। जैसे आप देखते हो कि उनको जॉब सिक्योरिटी है, उनको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, और अगर वो ओवर टाइम जॉब कर भी रहे हैं तो भी उनको जो है बहुत सारा कंपेंसेशन उनको ओवर टाइम का मिलता है। उसके बाद उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे उनको हॉलीडेज़ के समय भी पेमेंट मिलता है, ठीक है, उनको ग्रेचुइटी मिलती है, तो उनको ये सब चीज़ें मिलती है। और उसके बाद देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखोगे कि उसको कोई विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल के वो बाहर है, और वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन फॉलोड नहीं होता है। जैसे आपको जॉब्स वहाँ पे रेगुलर नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसमें किराने का दुकान है और उसके साथ एक मान लीजिए स्टाफ काम करे, तो वो स्टाफ काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। अब बीमार है तो भी आपको आना है, हॉलीडेज़ अगर आप करोगे तो आपको हॉलीडेज़ में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको पैसा कट जाएगा, आपको प्रॉपर ओवर टाइम जॉब होते हैं तो प्रॉपर आपको कंपनसेशन नहीं आपको मिलता है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, उसके बाद आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपकी सैलरी कट जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप उसको डिफ्रेंसिएशन में बता सकते हो। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि बताइए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बताइए ज़रा। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन से सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर विच इज जनरली कंट्रोल बाई प्राइवेट इंडिविजुअल, और जनरली उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब हो गया। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, विच आर मेनली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये चीज़ हो गया। तो ये आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था जितना मेरे लगा आपने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मनी एंड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मनी एंड क्रेडिट में देखिए दो तरीके का क्वेश्चन है कि एक बताइए बार्टर सिस्टम क्या है, दूसरा आपसे पूछेगा कि बार्टर सिस्टम, हाउ बार्टर सिस्टम लीड्स टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो देखिए सबसे पहले बार्टर सिस्टम क्या है, इसको पहले सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए बार्टर सिस्टम जनरली पहले क्या होता था, गुड्स जो एक्सचेंज होता था, वो गुड्स एक्सचेंज होता था एक दो लोगों के बीच में, गुड्स का एक्सचेंज होता है, गुड्स के बदले गुड्स होता था। और यहाँ पे जैसे कि आपको अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल से बताएं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, वो एक जूता बनाता है, एक पर्सन वाई है, वो फार्मर। अब वाई को मान लीजिए शूज़ का नीड है और एक्स को मान लीजिए वीट का नीड है। तो एक्स पहले सर्च करेगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास जूता है, तो मान लीजिए उनको कोई पर्सन मिला है
जेड, अब उनके पास जूता है, लेकिन उनके पास अब जूता तो वो दे देंगे वाई को, लेकिन उसके एक्सचेंज में एक्स को भी कुछ या जेड को भी कुछ चाहिए। अब जेड के पास मान लीजिए बोले कि हमको जो है राइस का ज़रूरत है, अब वाई के पास वीट है, राइस तो है नहीं, तो अब अगर राइस उसके है नहीं तो क्या फिर वो उसको गुड्स देंगे शूज़? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो अब वो फिर सर्च करेगा, फिर मान लीजिए उसको एक्स मिला, अब एक्स बोला कि ठीक है मेरे पास शूज़ तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमको वीट चाहिए, और वाई के पास मान लीजिए वीट है, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले गुड्स का एक्सचेंज होता था, और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता था, ठीक है, यानी कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होते हैं, एक पर्सन का यहाँ पे दो लोगों का वांट एक साथ फुलफिल होता है। अब जैसे कि एक पर्सन वही चीज़ डिज़ायर करेंगे सेल करने का जो दूसरे पर्सन विश करेंगे बाय करने का, यानी एक्स पर्सन उसी चीज़ को बेचेंगे जो दूसरे पर्सन उसको उनको दूसरे पर्सन को उस चीज़ की नीड है, वही उसी चीज़ को वो बेचेंगे। अब एक्स जो है वो मतलब शूज़ उसी को बेचेंगे जिनके पास वीट होगा, है ना, जिनको मान लीजिए जिनके पास वीट होगा, क्योंकि एक्स को वीट चाहिए। तो इससे क्या हो, दोनों का नीड, दोनों का वांट क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज होता है बिना मनी के यूज नीड्स के। तो गुड्स का एक्सचेंज हुआ तो दो पर्सन का यहाँ पे वांट फुलफिल हुआ, तो ये जो दो पर्सन का वांट यहाँ पे डेवलप किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अगला इसमें ये पूछेगा कि जरा बताइए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है। अब क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब देखिएगा मनी तो अब आया, क्या पहले शुरू में मनी ही था? हाँ, शुरू में करेंसी तो था, लेकिन वो कॉइन के फॉर्म में था, मेटल का कॉइन बनता था, तो पहले वो यूज़ होता था। लेकिन वो मेटल का कॉइन इतना कॉस्टली होता था, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसको बनाने का कॉस्ट इतना होता था कि लोग उसको खरीद तो लेते थे, गुड्स अपना खरीद लेते थे वो सिक्का दे करके, लेकिन एक्चुअली उस सिक्के का वैल्यू इतना ज़्यादा होता था कि वो जो सामान खरीदे वो सामान उसके सामने कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी राजा लोग के समय पर सोने का सिक्का चलता था, बस सोने के सिक्का थोड़ा सा वैल्यू उसका इतना ज़्यादा है कि हज़ारों में उसका वैल्यू है, और वो खरीद के देना रहे 2 किलो चावल खरीद रहे हैं, हाँ, उस सिक्का को दे दिए, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो एक यहाँ पे ये दिक्कत हुआ है। लेकिन मनी यहाँ पे क्या बन गया, मनी यहाँ पे जब आया तो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी बन गया। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या हुआ, पेपर कॉइन इंक्लूड हो गया। अब सवाल उठे कि क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी को हम लोग क्यों एक्सेप्ट किए, वाई इट इज़ एक्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जरा बताइए, वाई इज इट एक्सेप्टेड, वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों एक्सेप्ट किए, क्योंकि करेंसी को इसलिए हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि करेंसी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज किया गया, गवर्नमेंट ने उसको अथोराइज कर दिया, और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो करेंसी नोट इशू करता है। और याद रखिएगा, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का कॉइन कौन इशू करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं, बाकी सब कौन इशू करते हैं, आरबीआई इशू। और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, इसमें लॉ बना दिया है, जिसमें बोल दिया कि आज से रुपी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होगा, पेमेंट की तरह यूज़ होगा, और इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, जो भी इसको रिफ्यूज़ करेगा वो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। इसीलिए आज रुपी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब वो रुपी का हम लोग करते क्या है, तो बहुत सारे लोग के पास जो पैसा होता है, एक्स्ट्रा कैश होता है, वो बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, अपने पहले अकाउंट खुलाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। पहले तो बड़ा दिक्कत होता है, पहले लोग खेत उत में रख देते थे, पता चला खेत में चूहा हुआ खा गया, बकरी खा गई, रुपया गया, हाँ, या कोई खेत में गाड़ के रखे, कोई आदमी देख लिया, चुरा के लेके भाग गया, तो बड़ा प्रॉब्लम। तो जब बैंक्स आया तो बैंक्स में हम अपना सेविंग अकाउंट खोलते थे, वहाँ पे वो पैसा को डिपॉजिट कर देते, और उसके बदले हमको क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या बैंक्स इससे कमाते थे, बिल्कुल कमाते थे बैंक्स इससे। मान लेते हैं बैंक ने हमको 1 लाख का लोन दिया, सॉरी 1 लाख डिपॉजिट हमने किया, या 10 लाख डिपॉजिट किया हमने बैंक में, 10 लाख हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब बैंक बोला कि ठीक है 5 साल के लिए आप हमको डिपॉजिट कर दें, मेरा ये पैसा आप मेरे बैंक, हम आपको जो है 6% का इंटरेस्ट देंगे। अब 10 लाख का 6% अगर देखो कितना होगा, तो 10 लाख का 6% मान लीजिए आपका 60,000 रुपया होगा, ठीक है, 60,000। तो बैंक को उसको साल भर में कितना देना है, 60,000। अब बैंक क्या करता है, उसको पता है कि 5 साल के बाद है इसको पैसे देना है, बैंक इस 10 लाख को लोन में यूज़ कर लेता है। मान लेते लोन दे दिया, लोन हमेशा इससे क्या होता है,
मतलब इंटरेस्ट रेट से जो हमको बैंक देती है उससे ज़्यादा वो लोगों से लोन में पैसा वसूलती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, मान लेते 10%। अब बैंक को इनकम कितना, 1 लाख रुपये, और बैंक हमको कितना दिया, 60,000 रुपये। तो ये जो 40,000 है ये बैंक का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके से बैंक क्या है, पैसा अर्न करती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, जो हम पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं तो क्या उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जब आप चाहो उसको आप निकाल सकते हो, और इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। जो सेविंग अकाउंट, जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, कि जब हमको मन किया हम पैसा डाले, जब मन किया उसको पैसा निकाल लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसका चेक के बारे में तो पता ही है, चेक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चेक क्या होता है। तो चेक एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बैंक क्या है, एक बैंक को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे बैंक को हमने, जैसे हम मेरा एक चेक है, मान लीजिए हमको किसी को पेमेंट करना है पर्टिकुलर भाई को, अब मेरा चेक है मान लीजिए SBI का, तो हम SBI को इंस्ट्रक्ट किए कि इसमें आप जो है इतना पैसा, उसमें पैसा भी डाल दिए, और जिस पर्सन को देना है उस पर्सन का अकाउंट नंबर भी हम डाल दिए। तो जहाँ पे अब जिसको देना है 2 में, तो 2 में हम मान लेते हैं उस पर्सन का नाम, नेम ऑफ दैट पर्सन जिसको हमको इशू करना है, नेम ऑफ दैट पर्सन जिसको हमको पैसा देना है उसका, या फिर उसका अकाउंट नंबर हम उसमें इंटर कर दिए। ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी, और फिर अमाउंट, जितना पैसा हमको उसको देना है। ठीक है, और अमाउंट इंटर वर्ड्स में और दोनों में, और फिर वो हम उसको इंस्ट्रक्ट की इतना पैसा इट पर्टिकुलर पर्सन को आप उसके अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, चेक कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन क्या बोलो कि एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है विच डायरेक्ट द बैंक, इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज इन द चेक इज मेंशन्ड। ठीक है, तो ये हो गया चेक का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद बैंक्स, उस लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बैंक कैसे लोन देता है, कैसे बैंक फंक्शन करता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि क्रेडिट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट। तो क्रेडिट में या लोन ये क्या होता है, तो ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, लेंडर और बोरोवर की, यानी जो पैसा लेंड कर रहा है, जो लोन दे रहा है, जो पैसा बोरो कर रहा है, वो उसके बीच में एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट क्या चीज़ का होता है भाई, क्या वो लेंड करता है, या तो पैसा लेंड करता है, या तो मनी लेंड करता है, और या तो गुड्स और सर्विसेज लेंड करता है, गुड्स और सर्विसेज लेंड करता है। किस लिए, कि ऐसे लेके भाग जाएगा, नहीं भाई, प्रॉमिस करेगा फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट हम आपको इस डेट में करते हैं, तो ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, और क्रेडिट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्रेडिट अब देखिए, क्रेडिट 2 तरीके से रोल प्ले कर सकता है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जिसने मान लीजिए कि छोटा मोटा, जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति है, स्मॉल फार्मर्स मान लेते एक्स है, उसने क्या किया, मनी लेंडर से जाके लोन ले लिया, सेठ साहूकार से जाके लोन ले लिया। अब मनी लेंडर तो कंट्रोल नहीं होते गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या है, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए, मान लेते हैं 40% इंटरेस्ट रेट चार्ज किए। अब एक्स के पास मान लीजिए किसी वक्त इनकम आया मात्र 20,000 रुपये, और उसका इंटरेस्ट है मान लीजिए 40,000 रुपये, तो अब बेचारा नहीं दे पाया, ऐसे करके 2-3 बार नहीं दे पाया, तो उसका लोन बढ़ता चला गया, इंटरेस्ट एडअप होता चला गया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो लोन दे ही नहीं पाया, उसके लिए लोन देना पेनफुल हो गया, और उसकी सारी ज़मीन मनी लेंडर से छीन ली। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या है, क्रेडिट यहाँ पे बोरोवर को पुश किया किस सिचुएशन में, डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में, जहाँ पे वो फंस गया, लोन नहीं दे पाया, और उसकी सारी ज़मीन उससे छीन ली। और वहीं पे दूसरा एक केस होता है जहाँ पे क्रेडिट हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए वही वो पर्सन एक्स अगर बैंक के पास जाता है, बैंक तो उसको मान लीजिए 2%, कोई फार्मर्स को तो बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज, अब और उसके पास 5, और उसके पास मान लीजिए उसको लोन में मान लीजिए 5,000 देना है, और उसके पास इनकम हो रहा है मान लीजिए 25,000, तो नेट उसके पास 25,000 20,000 बच रहा है, और 20,000 वो उसको यूज़ कर सकता है अपने डेवलपमेंट में, अपने और प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्रेडिट एक तरीके का क्या, एक वाइटल पॉजिटिव रोल प्ले किया। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया यहाँ पे। उसका नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये क्या होता है, तो भाई हर लोन एग्रीमेंट एक जो है क्या स्पेसिफाई करता है, एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जो बोरोवर जो है को बोरोवर को देना पड़ता है,
बोरोवर को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? तो लेंडर को देना पड़ता है। और क्या सिर्फ ये सिर्फ इंटरेस्ट ही देगा? नहीं भाई, अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल, अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए वो ज़्यादा लोन लेते हैं तो उसको ऐसे लोन दे देगा? मान लीजिए उसका पैसा लेके भाग गया था, वो क्या करेगा? तो उसके लिए वो पर्सन या बोरोवर लेंडर उससे कोलेट्रल लेता है भाई, कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या होता है? ये भी पूछ सकता है कि कोलेट्रल एक वो एसेट होता है जो बोरोवर के पास होता है, जैसे लैंड हो गया, वकील हो गया, जो भी, और वो उसको उसके साथ गिरवी जैसे रख देता है कि भाई अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो आप इसको बेच करके पैसा अपना लोन जो है फुलफिल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये होता है कोलेट्रल। ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है? तो बहुत सारी चीज़ आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। इंटरेस्ट रेट आता है, कोलेट्रल आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ किस में आ जाता है? तो आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है। तो जैसे आपसे पूछेगा हाउ क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आखिर कि लोग जो है जो लोन देते हैं, आपसे ये क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि ज़रा बताइए कि लोग जो लोन लेते हैं, दो तरीके के सेक्टर होता है, आपको पता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। पहले ये बता देते तब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको बता देंगे। इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर जिसमें हम लोन लेते हैं बैंक से। हाँ, लोन हम लेते हैं बैंक से हो गया, या कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, जिससे भी हम लोन लेते हैं वो किस में आ जाता है? वो आपके फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? जो आप रिलेटिव से लेते हो, मनी लेंडर से लेते हो, फ्रेंड से लेते हो, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल में याद रखिएगा क्या आता है? जनरली बैंक आता है। ठीक है, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट पब्लिक हो। तो अब इससे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताइए कि वाई पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से ना लेकर के लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों लोन ले रहे हैं? अभी आप अगर आप चार्ट देखोगे कि अभी भी जो पुअर हाउस होल्ड हों वो लगभग 85% लोन जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। और या कुछ हाउस होल्ड जिनके पास कम एसेट्स है वो भी ज़्यादा लोन किससे लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। सिर्फ जो रिच हाउस होल्ड है जो वो खाली लोन किससे मैक्सिमम लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर। तो ऐसा क्यों कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर? जरा बताइए कि बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं? तो आप ये क्या बताइए। देखिएगा, फॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखोगे, फॉर्मल सेक्टर में लोन लेना उतना आसान नहीं है। आप बैंक जाओगे, आपका चप्पल घिस जाएगा, लेकिन जल्दी आपको लोन नहीं मिलता है ना। पहले बहुत होता था ये प्रॉब्लम्स, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो ये कोलेट्रल वो कोलेट्रल। अब बेचारे गरीब लोग के पास कितना कोलेट्रल कहाँ से आएगा? उनके पास एसेट कहाँ से आएगा? तो कोलेट्रल नहीं दे पाएंगे तो बैंक उनको लोन नहीं देगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बैंक उसमें भी उनको लोन नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। और उनको तुरंत तो लोन अगर चाहिए तो तुरंत लोन तो बैंक देगा नहीं, तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो उनके पास टाइम नहीं है। वहीं पे मनी लेंडर फ्रेंड्स के पास गए, वो लोन उनको तुरंत दे दिए और बिना किसी गिरवी के, बिना किसी कोलेट्रल के उनको लोन दे दिए। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना गरीब लोग के लिए, जिनके पास कम एसेट्स हैं, उनके लिए लोन जो है लेना इनफॉर्मल सेक्टर से आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के भी अपना एक ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। कि भाई हम जैसे मान लीजिए फॉर्मल सेक्टर में से लोन लेते हैं, अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो बैंक्स कितना हमको चार्ज करते हैं? मैक्सिमम 10 से 15%। लेकिन वहीं हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे तो कोई 40%, कोई फिक्स थोड़ी है, 40, 20, 25, 30। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए यही आप 1 लाख रुपया अगर यहाँ से चार्ज करते, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते, तो मान लीजिए फॉर्मल सेक्टर से आप 1 लाख रुपये लेते तो आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ₹10,000 इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लीजिए 5 साल के लिए तो आप भाई 50,000 इंटरेस्ट दिए, और प्रिंसिपल मान लीजिए 5 साल के लिए तो आपको भाई मान के चलिए 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना प्रिंसिपल, तो 20 + 10, तो आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहाँ पे क्या आ गया? 30,000।
यहीं पे यहाँ लेते तो आपको 20,000 प्रिंसिपल तो आपको देने पड़ता, प्लस आपको 40% उसका 1 लाख का मान लीजिए 40,000 आपको यहाँ देना पड़ता इंटरेस्ट। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या आता, डबल हो जाता। तो ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा रीपे करना पड़ता है। और अगर किसी के पास लेस इनकम है तो वो तो नहीं दे पाएगा क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है। तो एक चीज़ ये भी हो गया यहाँ पे, इसलिए फॉर्मल सेक्टर यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और आपको टाइम भी ज़्यादा दे देता है, तो यहाँ पे आपको ईजी हो जाता है, आपका इनकम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है, जो बहुत बार पूछता है, वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये क्या होता है? तो भाई देखिएगा, पहले के ज़माने में जो गरीब लोग होते थे उनके पास उतना ना ही पैसा होता था कि वो बड़े बड़े मनी लेंडर मतलब बैंक से जाके, ना ही उनके पास उनका डॉक्यूमेंट्स होता था कि वो बड़े बड़े बैंक से जाके लोन ले सके, ना ही उनके पास कोलेट्रल होता था, और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता था कि हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडर से लोन ले सके। तो पुअर लोगों के लिए बड़ी ऐसी उस समय समस्या थी। तो बहुत सारे लोग सोचे कि क्यों ना एक तरीका निकालते हैं, खास करके गाँव में, रूरल पीपल में वुमेन ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, इनिशिएटेड बाई वुमेन, इनिशिएटेड बाई वुमेन। वुमेन ने इस चीज़ को इनिशिएट किया। क्या इनिशिएट किया है कि वुमेन ने क्या सोचा कि बहुत सारी वुमेन एक साथ मिल करके एक ग्रुप बनाई। अब बोले कि हम लोग अपना जो भी सेविंग्स है, थोड़ा मोड़ा जो भी हम सेविंग करते हैं अपने हिसाब से, 25 रुपया, 100 रुपया, जो भी, या उससे ज़्यादा हो, जो भी अब मेरे पास क्षमता हो जो हम सेव कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सब लोग मिल करके, और उनके एबिलिटी के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन में पैसा आएगा उसको हम लोग रखेंगे, और उसको किस लिए रखेंगे कि अगर कोई मेंबर्स, हमारे ही अपने मेंबर्स, कुछ छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए लोन लेना चाहे तो लोन ले सकते हैं, और वो पैसा को यूज़ करेंगे उनको लोन देने के लिए, उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एकदम कम करेंगे, ठीक है, बहुत कम करेंगे। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे करके साल 2 साल के बाद ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेविंग्स बढ़ गई, और अब सेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अब मतलब एलिजिबल हो गया कि बैंक से अब वो लोन ले सकता है। अब बैंक किसी मेंबर को नहीं लोन देंगे, बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देंगे, उसके नाम पे लोन देंगे, ठीक है। तो अब हम उस लोन को यूज़ कर सकते हैं बैंक से लेकर के, कि मान लीजिए कुछ छोटे मोटे लोग अपने ही मेंबर्स थे, वो बड़े बड़े मनी लेंडर से लोन ले लिए, उनका कोलेट्रल फंस गया, मॉर्गेज कर दिए, अब उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए वो बैंक से लोन लिए कम इंटरेस्ट पे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो बैंक लोन दे दिया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने उस मेंबर्स को लोन दे दिया कि जाइए अब अपना मॉर्गेज लैंड छुड़ा लीजिए, और इससे आप और जो भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा हमको दे दीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता है। इसमें जो डिसीजन होती है रिगार्डिंग द सेविंग या किसको लोन देना है, वो सारे मेंबर्स मिल करके डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि क्या पर्पस के लिए लोन देना है, पर्पस क्या होगा, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, क्या अमाउंट लोन देंगे हम लोग, अमाउंट क्या होगा, मेथड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, ये सारे मेंबर्स लोग उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मिल करके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और मान लेते कोई एक पर्टिकुलर पर्सन लोन नहीं दे पाया, तो दूसरा मान लीजिए वो लोन जो है नहीं दे पाए प्रॉपर, तो सारे लोगों पे जो है इफेक्ट करेगा फिर, क्योंकि दूसरे लोगों को लोन देना पड़ेगा, उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये भी आती थी, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बोरोवर्स को हेल्प किया, हेल्प द बोरोवर्स, उसने बोरोवर्स को मदद किया। क्या चीज़ के लिए मदद किया भाई बोरोवर्स को, जरा बताइए। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता था, टू प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल नहीं होता था, वो आराम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिना कोलेट्रल के कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले लेते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो मोस्टली ये रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। और यहाँ पे हमेशा मीटिंग्स होती थी जहाँ पे डिस्कशंस होता था, ठीक है, कि और भी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस तरीके से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप रन करता था। तो ये आपका मैंने आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 3 ही तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, दूसरा, what are the factors that on which globalization depend, what are the factors on which globalization depend,
ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे रिड्यूस्ड है, तो इससे बहुत जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही इतना ही ज़्यादा बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो, ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जहाँ पे कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे इन लोग एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे गुड्स का मूवमेंट होता है। तो ये सब चीज़ जो कनेक्टिविटी दो देशों के बीच में होती है, डेवलप करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे टेक्नोलॉजी को जो जिसने ग्लोबलाइजेशन जिस पे डिपेंड कर, जैसे टेक्नोलॉजी है ना, कि रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बड़ा, जो डेवलप कंट्रीज़ है वो लेस डेवलप कंट्रीज़ में अपना टेक्नोलॉजी लगाएं, और अपना टेक्नोलॉजी लगाएं तो वहाँ पे उस देश में टेक्नोलॉजी आया, और उस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स आ पाया, प्रोड्यूस हो पाए। दूसरा, जिस कंट्रीज़ में डेवलप थे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा था, तो वहाँ पे लेबर बहुत कॉस्टली था, तो वो जो देश, उस देश में जो उसने टेक्नोलॉजी अपनी लगाई, उस देश में लेबर कॉस्ट बहुत कम था, तो दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद लिबरलाइजेशन, तो हिस्ट्री में तो आपको लिबरलाइजेशन का बता ही चुके हैं, है ना। लिबरलाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जब ट्रेड बैरियर्स को हम रिमूव करते हैं, जो टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उस ट्रेड बैरियर को जब रिमूव करते हैं और इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है इसकी वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इंपोज करती है, उसको जो रिस्ट्रिक्शंस को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आपका लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके के 2 फैक्टर्स हो गए, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो मोर और लेस इकोनॉमिक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी, वो मैंने डिस्कस कर लिए। ईजी है इकोनॉमिक्स, आप लोग बहुत ईजी से कर लोगे। अब हम कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आपका सिविक्स का जितना भी ऐसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बना देंगे। ठीक है। तो ओके, थैंक यू।